ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में सारे यंग क्राउड हैं। सब लोग ऐसे हैं जो 30 की उम्र से कम हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। दोस्तों, जो लोग शराब पीते हैं अक्सर इस गजल को गाते हैं, दोहराते हैं और इस किस्म के विचार सामने रखते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, बताइए आप में से कितने लोग हैं जो ये शौक फरमाते हैं? काफी आप में से हैं जो ये शौक फरमाते हैं। आप शराब क्यों पीते हैं? हाँ, आप बताइए। हमारा मोटिव ये रहता है कि एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए जी, क्योंकि नशे में आने के बाद जो थोड़ा दिमाग में जो चढ़ता है वो उसके बाद थोड़ा घूमता है सर, तो वो अलग एंजॉयमेंट होता है। अच्छा लगता है, मजा दुनिया आता है से भूल जाते हैं सब कुछ, तो अच्छा लगता है इसलिए। गुड। और हाँ बताइए। हमारे ग्रुप में इसे कूल फैक्टर माना जाता है। हाँ। तो मे बी ये रीजन है कि मैंने पिया था फर्स्ट टाइम। राइट। और मुझे ड्रिंक करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ड्रिंक करने के बाद मुझे डांस करने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा मजा आता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं आप, दोस्तों के साथ मजा आता है। हाँ, आप बताइए। पार्टी जब रहता है तो बॉस बोलता है यार पी ले, दोस्त बोलते हैं पी ले, तो कभी कभी वो फैक्टर रहता है कि चल यार सबके साथ बैठे हैं, लोग पी रहे हैं तो तुम भी पी लो। तो कलीग्स का साथ देने के लिए भी कलीग्स कुछ का साथ लोग, देने के लिए या बॉस को साथ रहने के बॉस लिए, का साथ देने के लिए, यस शायद प्रमोशन मिल जाए उस चक्कर में। अच्छा, आप में से कितने हैं जो पियक्कड़ हैं, मतलब जिनको शराब की लत लग चुकी है, जो शराब के बगैर जी नहीं सकते, जिनको मुंबई में बेवड़ा कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह शराबी कहते हैं और अंग्रेजी में अल्कोहलिक कहते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो अल्कोहलिक्स हैं? एक भी नहीं। चलिए, अच्छी बात है ये। चलिए, मैं आपको अभी एक तस्वीर दिखाता हूं। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो सड़क पर शराब पीकर गिरा हुआ है, शराबी है, अल्कोहलिक है। क्या लगता है आपको, आप में से कितने लोग हैं जो इस स्थिति में कभी पहुंच सकते हैं कि यार मैं सड़क पे आ जाऊंगा शराब पीते पीते? कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस में इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप सभी की तरह ऐसा ही लगता था कि वो कभी शराबी नहीं बनेंगे, कभी सड़क पर नहीं आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही स्थिति से गुजर चुके हैं। दोस्तों, मैं न्योता देना चाहूंगा विजय सिम्हा जी को कि आप यहाँ आए हो, हमारे साथ मंच में जुड़ें। दोस्तों, इससे पहले कि हम विजय जी से बातचीत शुरू करें, आइए थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। विजय सिम्हा पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना माना नाम। अपने राजनैतिक और आर्थिक विश्लेषणों के लिए काफी मशहूर हैं ये। इन्होंने देश के बड़े बड़े अखबारों के न्यूज रूम्स मैनेज करने की जिम्मेदारी निभाई है। रुतबा, शोहरत, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। आज ये सोचना भी नामुमकिन लगता है कि आसमान की बुलंदी पे बैठे विजय सिम्हा किसी जमाने में सड़कों की खाक छानने को मजबूर हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का विजय। मुझे बताइए कि आप इस वक्त कहाँ काम करते हैं? मैं इस वक्त जुड़ा हूँ तहलका छापने वाले कंपनी अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जी। और आपकी क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है तहलका? मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ फाइनेंशियल वर्ल्ड का। तो एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन में। जी। जब हम ये आपके बारे में सुनते हैं कि आप ऐसी स्थिति से गुजरे थे, ये यकीन करना मुश्किल होता है। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताइए।
थोड़ा सा इसमें हम लोग को पीछे जाना होगा। जी जी। मुझे माना जाता था कि मैं सबसे होनहार लड़का हूँ और बहुत अरमान थे घर में, और मैं जो भी करता था बहुत अच्छा करता था। मेरे जितने दोस्त थे उनके माता पिता कहते थे इसके पास जाया करो, इससे पढ़ा करो, विजय जैसा बनो। लेकिन क्या होता है कि करीबन 13-14 की उम्र में थोड़ी सी एक आज़ादी मिलती है जी। तो हमारे एक मित्र थे, तो वो कहता था कि उनके पिताजी के कबर्ड में एक बोतल रखी रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं चखते हैं, और ये सारी चीज़ें एकदम कभी किया नहीं, हम लोग के लिए लग रहा था कि अब मर्द हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं। तो ढक्कन खोला उसने, भरा, पहले उसने गटका, फिर दूसरे दोस्त को दिया, फिर मुझे दिया, और जैसे ही अंदर गया एकदम मुझ में एक गर्मी पैदा हुई, रोंगटे खड़े होने लग गए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अक्सर हम सुनते हैं कि पहली दफ़ा जब आदमी शराब पीता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है जी, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। उल्टा हुआ। फिर क्या हुआ? बहुत समय तक दोबारा मेरे जीवन में शराब नहीं आया। फिर कॉलेज में गए तो फिर दोबारा एक मौका मिला कि लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा बियर पी लेते हैं। इतने साल हो गया मेरे साथ। मेरे मन में जब लोगों ने कहा ये बात, सीधे इतने साल पहले के मेरी याददाश्त पे गई और मुझे ये महसूस हुआ कि यार बहुत अच्छा था। फिर हमने पिया, उतना ही अच्छा लगा, और धीरे धीरे महीने में एक बार, फिर हर सैटरडे की प्लान हो जाती है। तो अब धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ। फिर आदमी मेरा थोड़ा और घर से पैसे लेने लग गया था, क्योंकि घर में इतना सा डेली का कोटा मिलता था। तो फिर धीरे धीरे जब मैं मांगने लगता हूँ 10 रुपया और 20 रुपया, और थोड़ा सा शक पैदा होता है घर वालों में, लेकिन तब भी खतरा किसी को महसूस नहीं होता। किसी को अंदाज नहीं था। और मुझे बहुत पहले से ये शौक था पत्रकारिता का। तो मैंने जर्नलिज्म के एग्ज़ाम दी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और वहाँ भी अच्छे दर्जे पे मार्क्स आए और ले लिया गया मैं। और मैं कभी क्लास नहीं जाता था, क्योंकि तब तक मेरा पूरा दुनिया उलट पलट हो चुका था। आदतें बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है, और 3-4 बजे सुबह लौटना। तो घर वालों ने सोचा कि ये अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो फिर घर वालों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था, तो मैं भी अलग हटने लगा। अब मुझे लगता है कि घर में इनको समझ नहीं है, मेरे को इनके बहुत फासला हो गया है। खैर कॉलेज से निकले और एप्लीकेशन दर्ज किए, 3-4 अखबारों में भेजा दिल्ली में। एक से वापस जवाब आया। और फिर करना क्या था, दिल्ली आते ही एक तरफ काम, एक तरफ शराब। और दिल्ली में आप जाएंगे तो पत्रकार को एक शुरू में लोग प्रेस क्लब ले जाते हैं, और रुतबा और रौब जो है प्रेस क्लब का, वहाँ आदमी एकदम शहंशाह है। अब मेरा काम केवल अच्छा एक स्टोरी लिखना और सीधा प्रेस क्लब में जाना, क्योंकि प्रेस क्लब में तो मैं हीरो था। प्रेस क्लब में 10:30 बजे आखिरी ऑर्डर लेते हैं, तो आखिरी 1 घंटी बजती थी, और सीधा मेरा ऑर्डर सबको पता था कि 6 लार्ज पैग इनके और रखने हैं। 6 लार्ज पैग और रखने हैं लास्ट ऑर्डर के बाद। और तब तक मैं ऑलरेडी मस्त 4-5-6 पैग तो ऑलरेडी पी चुका होता। लार्ज, जितना बड़ा मेरा स्टोरी करता था उतना ही मैं पीता था। आपका जो ये पीना बढ़ता गया, इससे आपके काम में असर नहीं पड़ा? 7:30 से पहले कभी नहीं गया दफ्तर बाद में। शाम के? हाँ, होश ही आता था करीब 2-3 बजे दोपहर में, और फिर सीधे गए, क्योंकि उतना ही टाइम चाहिए मुझे जितना स्टोरी लिखने में, बस। और फिर प्रेस क्लब में? सीधा प्रेस क्लब। फिर चीज़ें बदलने कब लगी आपके लिए? चीज़ें तभी बदलने लगी जब मैं चारों खाने चित हो गया, क्योंकि सोच बिल्कुल उटपटांग हो जाता है, उल्टा हो जाता है सोच। एक दिन अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो सामने मेरे माँ बाप, जिनको मैं कई साल से देखा नहीं, जिनका कोई मतलब है नहीं, तो कमरे में पूरे सिगरेट, बोतलें, मुझे बताया नहीं इन्होंने क्या आ रहे हैं। तो बस यूं ही तुमसे मिलना था तो चले आए। मुँह से क्या निकलता है, गाली। ये क्या मतलब है, बता नहीं सकते थे? ये आपने बोला? हाँ, वो पहले ही जानते थे कि मेरे पास आना खतरे से खाली नहीं है, तो वो शाम के ही ट्रेन में वापस की टिकट भी करके आए थे, और उतना भी मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने कहा शाम का गाड़ी है ना, तो स्टेशन में तो बैठ सकते हो। घर से निकाल दिया आपने? जी। और काम में भी अब मैं दिलचस्पी धीरे धीरे हटने लगता है। फिर मैं जाना ही बंद कर दिया काम पे।
तो वहाँ से फिर संपादक समझ गए कि बहुत भारी कुछ समस्या है, अब तो खबर भी नहीं कर रहा है। तो बोले कि भाई आप ठीक होके आइए या फिर छोड़ दीजिए। अब ठीक क्या होना था, क्योंकि मुझ में समझ में भी नहीं आ रहा था कि कोई समस्या है। तो आपकी नौकरी भी गई? इस दौरान मैं शायद घर 2 या 3 बार गया हूँ सिर्फ पैसे मांगने, और तब तक मेरा इतना बदनामी हो चुका था कि मेरे माता पिता जहाँ भी रहते थे पहले ही दरवान से क्या करते थे कि फलाना कोई आए और पूछे कि हमारा बेटा है ये वो, किसी को नहीं आने देना। कहने का मतलब ये था कि तब तक मेरा उनका पूरी तरह से दुश्मनी हो चुका था। इसमें आपको देखिए इज्जत कैसे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे से डरते थे राजनीतिक दिल्ली से, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे पास सारे खबर है, होता भी था। तो सीधा मैं उनको बता देता था कि मुझे इतना रुपये चाहिए। पैसे तो मिल जाते थे मुझे, मैं लेके निकल जाता था उनके घर से, लेकिन उसके बाद मैं फिर दोबारा मुझे उनके घर में एंट्री नहीं मिला। अजनबी लोगों से भी आपने पैसे लिए? मैंने शायद किसी को नहीं छोड़ा। ये नशा चीज़ ऐसी है कि नशे में सब घुल मिल जाता है, कुछ नहीं बचता। हर एक को रोक के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पुलिस वालों से पैसे लिए। घर में बाई से पैसे लेता था मैं, जो काम करने आती थी उससे मैंने उधार लिए। बहुत सारे ऐसे हुए नाटक जहाँ सलाम और जहाँ लोग डरते थे मेरे से और सब मेरे खबर पढ़ते थे, इज्जत करते थे, सब खत्म। और अभी किसी के नजरों में इज्जत नहीं ना। अब उस समय ऐसा आ गया लेकिन था, नशा अभी भी वही बरकरार है कि रोज आप नशा करेंगे? ज्यादा करते थे बल्कि, क्योंकि अब तब तक पीता था कि बेहोशी के आलम तक ना पहुंचो। मकान मालिक था, अब भाई वो भी परेशान कि 3-4 महीने से किराया नहीं आ रहा है। अब गाली गलौच निकलते हैं, जब गाली गलौच पे आ जाती है बात तो फिर हमें कटना पड़ता है। दिल्ली के ही सड़कों पर मैंने 9 महीने बिताए। दिल्ली के सड़कों पे 9 महीने बिताया? जी। खाना कैसे खाते थे आप? उस समय खाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा खाना ही पीना था, खाना ही नशा था। इसका कारण भी है, क्योंकि इस स्तर पर जब एक इंसान पहुंच जाता है तो इसके सारे चीज़ें बंद हो जाते हैं शरीर के। आपका यूरिन पास नहीं होता, आपका पसीना बंद हो जाता है, तो अगर आप कुछ डाल रहे हैं अंदर तो वो निकलता नहीं है। उसके बाद मैंने खाना बंद कर दिया, नशा नहीं बंद किया। खासियत देखिए नशे का, एक इंसान नशा बंद नहीं किया, मुझे क्या लग रहा है, अरे समस्या तो खाना है। तो खैर नई दिल्ली के स्टेशन पे मैंने बहुत समय निकाल ली। तो रेल डिब्बे के टॉयलेट में ऐसी जगह है जहाँ धरती पर कोई और नहीं झांकता, सफाई के लिए भी नहीं आते, और वहीं आप जा सकते हो जहाँ मक्खी भी आने से डरे, क्योंकि वहाँ कोई आपके आसपास नहीं होगा और आप नशा चैन से कर सकते हैं। और वही अखबार बिछा के, जिस पे आप लिखते थे एक ज़माने में, जिसमें आप पत्रकार थे, मतलब कहाँ आप एक दिग्गज पत्रकार जी, और कहाँ आप सड़क पे पहुंच गए ये शराब की वजह से, उसके नशे की वजह से। जी। तो अल्टीमेटली आप इसमें से निकले कैसे? मैं निकलने वाला थोड़ा ही था, मैं तो ये सोचता था कि ज़बरदस्त नशे में निकलो इस दुनिया से। तो आपने सोच लिया था कि अब मैं ऐसे ही मरूंगा, मुझे इसमें से निकलना नहीं? असंभव था उस समय। तो फिर क्या बचा, जो किडनी बेचने के धंधा करते थे। विचार आया, क्योंकि अच्छे विचार आते हैं नशेड़ी को, ऐसे ही विचार आते हैं। 1 लाख का सौदा भी करीब करीब मैंने कर लिया था, पूरा तैयार था मैं। अचानक मेरे मन में विचार आया कि भाई विजय, तू ऑपरेशन टेबल पे ही चल बसेगा। तो मैं रुक गया, अब पैसा नहीं मिल रहा, जान नहीं बचा, मरे जा रहा हूँ, नशा नहीं हो रहा। आखिर में एक ही व्यक्ति था पूरे दिल्ली में जिससे मैंने पैसे नहीं लिए थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, वो दूर से ही समझ गया, काला सा एक इंसान आ रहा है, बदबू आ रहा है। तो उसने कहा कि विजय, मैं तुम्हें 10 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर वो बड़े सारे फ़ोन करने लगा। पता लगा कि वो कहीं अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा है ये जानने के लिए कि एक नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है जहाँ पे इसको रखा जा सकता है। भर्ती करवा दिया नशा मुक्ति केंद्र में। तो अब अगले सुबह से फिर पागलपन चालू, नशा चाहिए।
एक दिन निकल गया, अब हर जगह से पानी निकल रहा है, शरीर जो जितना बंद हो गया वो खुल जाता है, पसीना ही पसीना, आँख में से पानी, नाक में से पानी, दस्त या जुलाब जिसको कहते हैं, डायरिया, जो महीनों से नहीं गया वो वहाँ से नहीं निकल रहा टॉयलेट से। हालत ख़राब। तब भी मेरे में अकल नहीं, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ कि भागने की तरकीब सोच रहा हूँ, और वहाँ मेरे जैसे ही और लोग हैं पागल। ऐसे एक और मिल गया मुझे। हम दोनों ने प्लान बनाया, सबसे बदला ऐसा लेंगे कि लाल किले पे जाके नशा करेंगे। तीसरा दिन सुबह जब सब नहाने गए बाकी लोग, सुबह मैंने दौड़ लगाया। मैं ऐसे सीढ़ी से नीचे भागने वाला था, लेकिन फिर उन्हें वहाँ पे एक बूढ़े सज्जन मिले। ए, किधर जा रहा है, चलो पीछे। तब तक बाकी लोग आए, इसको ले जाओ वापस। तो उठा के लेके चले गए वापस। 5वें दिन मैं पहली बार अपने पैरों पर खड़े होके, प्रोग्राम होता है दिन भर का, तो क्लास चल रहा था, तो उस क्लास में मैं गया और यही सज्जन ले रहे थे और वो कुछ लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पे। और वो सारी चीज़ें बताने लगे कि इंसान, तुम्हारा कुछ नहीं बचा, तुम हार गए हो, तुम्हारा रिश्ते टूट गए हैं, तुम्हारा इज्जत गया है, तुम्हारा ये हुआ, इस दौर से गुजरे हो। अब मुझे लगा इस आदमी को मेरा कहानी कैसे मालूम करके, और मेरे आंसू ऐसे निकल रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि अब मेरे अंदर जो दर्द है, मतलब वो सारी चीजें जो कह रहे हैं वो आपको लग रहा है कि यार यही सारी मेरी सच्चाइयां हैं? जी, पहली बार जीवन में मेरा जो दर्द है वो कोई समझ पा रहा था। वो क्लास खत्म हुआ, मैं भागे भागे उनके पास गया। अरे, हाउ डू यू नो अबाउट मी करके। तो ये सेड, मैं तेरे बारे में नहीं बता रहा था, मैं शराबियत के बारे में बता रहा था, ये नशे के जो बीमारी है मैं उसके बारे में बता रहा था। अब मैं हैरान हो गया। वहां कोई गाली नहीं दे रहा है, मैं वहां दोषी नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो पल से, उस घड़ी से मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखा। शराबी अगर दोबारा जिंदगी में आना चाहे तो शरीर तो फिर भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सबसे मुश्किल काम भूल सुधार, जिसको लेखा जोखा बोलते हैं, नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है जीवन का। आपने क्या ठेस पहुंचाया किसी को, औरों से आपको क्या ठेस पहुंची, कैसे आपने क्या किया, किसने आपके साथ क्या किया, उनको माफ करना पड़ता है और मुझे माफी मांगनी पड़ती है। तो आपने ये किया, मतलब हर इंसान से आपने माफी मांगी? अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने जो घटना बताया आपको, आखिरी बार जब मैंने माता पिता से मिला और उनको घर से बेघर कर दिया, जाके स्टेशन में बैठो जब तक ट्रेन नहीं आता है, उसके 2 हफ्ते बाद मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी। उन्होंने उसमें लिखा, अंग्रेजी में लिखा कि इट इज़ अ कर्स टू हैव यू एज अ सन। तुम्हारे जैसा बेटा होना एक श्राप है। मैं नहीं मिला उनसे दोबारा। उसके 1 महीने बाद मुझे खबर मिलता है कि उनका देहांत हो गया। मेरी माँ बची है, वो अलग रहती हैं, मैं अलग रहता हूँ। अभी भी मैंने उनसे भूल सुधार किया नहीं हूँ, वो कभी मेरे से बात नहीं करती है। अगर वो देख रही हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब मैं समझ गया हूँ। तो ऐसे और बहुत है। कितने साल हो गए आपको इसमें से निकल कर? 10 साल। 10 साल हो गए आपको इसमें से निकल कर।
इन 10 सालों में आपकी शादी हुई? जी मतलब आप में जी। इतना सुधार आ गया, दूसरे व्यक्ति ने भी आपको अपनाया पूरी तरह से। जी। ये और ये बहुत खुशी ही की बड़ी बात है। बहुत ही खुशी की बात है। वो आज मौजूद हैं हमारे साथ। विजय, मुझे बताइए कि वो बुजुर्ग जिन्होंने आपकी मदद की थी, क्या उनका नाम क्या है? ऑसवाल्ड पेरेरा, और उन्होंने 10,000 लोगों को नया जीवन दान दिया है। वाह, इस क्षेत्र में माने जाते हैं। जी 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 जी। पेरेरा साहब, अगर आप ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो हमारे तरफ से सलाम कबूल कीजिए। मैं समझ सकता हूँ विजय जी कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए ये सारी बातें हमारे साथ बांटना, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत दिखाई और बहुत बहुत शुक्रिया आने का, हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने देखा कि शराब की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी किस हद तक बर्बाद हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान के परिवार को जो भुगतना पड़ता है वो शायद कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। ये समस्या हमारे समाज में इतने बड़े पैमाने पे फैल चुकी है कि देश भर में जगह जगह परिवार के परिवार शराब की वजह से तबाह हो रहे हैं। शराब का नशा कई जिंदगियां डुबा देता है। इस लत ने देश भर में बहुत से घर बर्बाद किए हैं। पापा सुबह 4 बजे पीने शुरू हो जाते थे। हम बोलते थे पापा मत पियो मत पियो, लेकिन पापा मानते नहीं थे। पीकर हमें गालियाँ निकालते थे। पढ़ते कैसे कि बुक्स ही नहीं होती थी, बुक्स मांग के अपना गुजारा करते थे पढ़ाई का। लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, आईसीयू में। अभी हमें भी रोना आता है। डैड ड्रिंक्स करते थे, पी के आके मॉम के साथ झगड़ा करते थे। सारे फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के बात नहीं कर पाते थे, किसके पास क्या बताए। नशे में डूबे इंसान के लिए बीवी बच्चे परिवार कोई मायने नहीं रखता। नजर आती है तो बस एक चीज, शराब। शराब पी के ये लोग हमको मारते पीटते हैं। घर का सोना चांदी बर्तन वगैरह सब बेच देते हैं, बच्चों को भी बेच देते हैं। हमारा बच्चा एक 23 साल का गुजर गया, एक 18 साल का। सोचा था कि कोई मुलाजिम बनेगा, कुछ बनेगा, वो कभी नहीं ऐसा हुआ। नशे की लत शराबी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। शराब पी के पिताजी बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, गांव वालों के साथ भी झगड़ा करते हैं। आसपास के लोग उन्हें पागल कहते हैं। बच्चों को सुनना पड़ता है। कितने बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है। बहुत इसको होता है कि मेरे पापा नहीं, पढ़ भी जाएगी, ब्याह भी जाएगी, पापा तो नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे पापा के लिए तरस जाएंगे। शराब की लत अनेक परिवारों को तबाह कर चुकी है। हर घर में माई दुखी है, बहनें दुखी हैं, भाई दुखी हैं, पिता दुखी हैं। ये सिर्फ एक गली, एक मोहल्ले, एक गांव या एक शहर की बात नहीं है। देश भर में शराब ने काफी गंभीर समस्याएं खड़ी की हैं। तो दोस्तों, वही शराब जिसके बारे में हमारी सोच ये थी कि पीकर मजा आता है, दिल हल्का हो जाता है, वही शराब एक जहर की तरह हमारे समाज को बर्बाद भी कर सकती है, एक पूरी नस्ल को तबाह कर सकती है। और ये तबाही कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। लेकिन दोस्तों, क्यों हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लत की लपेट में इस तरह आ जाते हैं कि फिर हम निकल नहीं पाते? क्या वजह है इसकी? देखते हैं एक ब्रेक के बाद।